सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन फाइनली आपका आ चुका है और बम्पर वैकेंसीज फाइनली आपकी आई हैं। बहुत वैकेंसीज हैं, 17,727 अगर पद हैं आपके, और ज्यादातर पद आपके जो हैं वो अच्छे हैं। आपने देखा था 2022 में भी बहुत सारी वैकेंसीज आई थी, लेकिन वहां पे जो मेजॉरिटी पोस्ट थी वो आपकी पीएएसए की थी, यानी कि सीएचएसएल वाली जो एक पोस्ट होती है वो थी। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंस्पेक्टर पोस्ट इतनी सारी आपकी आ रखी हैं। तो अब की बार एक्चुअल में आपके पास में सुनहरा मौका है इंस्पेक्टर बनने का। तो भाई इंस्पेक्टर बनने का जबरदस्त चांस है, आप सभी लोग ये चांस नहीं खो सकते हैं। किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्या क्या चीज आपको करनी चाहिए, ये सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में ऐसी भी कुछ चीजों का हम डिस्कस करेंगे जो कि गलती आप कर देते हैं अक्सर करके, जिनकी वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। कैसे फॉर्म फिल करना चाहिए, कौन सी वेबसाइट आपकी है, उस हर एक चीज की हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में। तो भाई सारे बच्चे लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में आपको जानने को मिलेगा कि कहां कहां गलती करने की वजह से फॉर्म्स आपके रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो 17,727 पद टोटल आपके हैं। तो विशेष ध्यान देंगे इस चीज पे कि भाई तैयारी अपनी एकदम जोर शोर से जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए। अगर सबसे पहले हम वैकेंसीज की ही बात करें तो आप देख रहे हैं कि इतनी सारी वैकेंसीज आई हैं, और ये भी अभी टेंटेटिव है, यानी कि इनमें बढ़ने का चांस बिल्कुल है, बढ़ने का चांस बिल्कुल है। इसमें जो AA आपकी पोस्ट होती है उसकी कोई वैकेंसी नहीं है। क्या कारण है, क्यों है, सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी आगे आप वीडियो को देखिए, बताऊंगा कि AA की वैकेंसी क्यों नहीं है अब की बार इसमें। ठीक है, तो भाई अगर हम कंपेयर करें वैकेंसीज को तो आप देखोगे सीजीएल 2022 में आपकी लगभग 36,000 से ऊपर वैकेंसीज थी। सीजीएल 2023 के अंदर आपकी 8400 के करीब वैकेंसी थी, कुछ ज्यादा थी 8400 से। लेकिन आप पाओगे कि ये जो 2024 की वैकेंसीज हैं ये 17,727 हैं। और 22 वाली वैकेंसी से धोखा मत खाना, क्योंकि वहां पे पीएएसए की ज्यादातर वैकेंसीज थी, जो कि एक सीएचएसएल की पोस्ट हुआ करती थी, जो कि उसी टाइम पे शामिल की गई थी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। तो उसको देख के भाई धोखा खाने की आपको जरूरत नहीं है। ये अब की बार इंस्पेक्टर पोस्ट है और बहुत सारी पोस्ट है। अगर आप सच में ये चाहते हैं कि इन पोस्ट में से एक पोस्ट आपकी हो, तो आपकी उस पोस्ट को दिलाने में सबसे बड़ा रोल जो रहता है वो रहता है इंग्लिश सेक्शन का। क्योंकि प्री में सारे सब्जेक्ट बराबर हैं, लेकिन मेंस में आप पाओगे कि इंग्लिश 135 नंबर की है, जहां पर बाकी सब्जेक्ट का वेटेज कम रहता है। 135 नंबर की इंग्लिश है, और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जहां पे जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं उनके मार्क्स 135 आते हैं, तो जहां पे जिन बच्चों की इंग्लिश कमजोर है उनके मार्क्स 40-45 तक भी रह जाते हैं। यानी कि इंग्लिश इतना बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। जैसे बाकी के सब्जेक्ट में आप देखोगे वहां पे क्या होगा कि जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं उनके 85-90 नंबर आ जाएंगे, और जिनका एवरेज सा भी रहा होगा वो भी 75 से 80 नंबर तक आराम से ले आते हैं। यानी कि वहां पे 10-15 नंबर का मैक्सिमम गैप बनता है। लेकिन इंग्लिश भाई साहब 50-60-70 नंबर तक का गैप ला सकती है। इस गैप को कैसे भरा जाए, किस तरीके से 135 वालों की कैटेगरी में शामिल हुआ जाए, किस तरीके से प्री में 50 में से 50 लाए जाए, भाई आप सभी लोगों के लिए मैंने अभी रिसेंटली बस एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने एक किताब लॉन्च करी थी, इंग्लिश रामबाण। बहुत बेहतरीन किताब है। इस किताब को अगर आपने डिटेल्स में पढ़ लिया पूरा, सीजीएल के पेपर में बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं बचा है, लगभग आपके पास में 3-4 महीने हैं, 5 महीने मान सकते हैं आप। ठीक है, अभी आपका जून खत्म होने को है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि आप पाओगे कि लगभग जुलाई का अगस्त का महीना पूरा है, सितंबर लास्ट में आपका एग्जाम बताया जा रहा है। यानी कि आपके पास में लगभग 3 महीने हैं, और मेंस तक देखोगे आप तो टोटल लगभग 5 महीने का समय आपके पास में है। तो आप इस किताब को 3-4 बार आप पढ़ सकते हैं आसानी से, अगर पढ़ना चाहें। बाकी ये किताब इस तरीके की है कि अगर आपने एक बार या 2 बार भी पढ़ ली तो आपके जो मार्क्स हैं वो 50 में से 50 प्री में, और आपके 135 में से 135 मेंस में आएंगे। क्योंकि ये किताब कंप्लीट किताब है, पहली ऐसी किताब है जिसमें ग्रामर भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है, और आपका जो वोकैब का पार्ट होता है वो भी कंप्लीट दे रखा है। तो किताब आज ही ऑर्डर करें, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है 279 में। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मार्केट के अंदर आपको एक भी ऐसी किताब नहीं मिलेगी। आप ओपन कंपैरिजन कीजिए, खुली छूट है, आपको कोई भी किताब इससे बेहतर नहीं मिलेगी। बाकी जो बच्चे चाहते हैं बैचेस से पढ़ना, क्लासेस के थ्रू पढ़ना, तो आप सभी लोगों के लिए भाई आरजी विक्रमजीत ऐप पे मेरे जन्मदिन पे आज ऑफर का लास्ट डे है। आज ऑफर का लास्ट डे है, सिर्फ 499 में आपको इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच मिल रहा है। कंप्लीट बैच आपको मिल जाता है। जिस तरीके से इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच है, वैसे ही मैथ्स का भी रिकॉर्डेड बैच है, वो भी 499 में है। वैसे ही आपका रीजनिंग का रिकॉर्डेड बैच भी 499 में है, और जीएस का रिकॉर्डेड बैच भी 499 में है।
आज ऑफर का अंतिम दिन है और सीजीएल वाले बच्चे रिकॉर्डेड बैच ही लें, ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि लाइव बैचेस में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। रिकॉर्डेड बैच लें, ढंग से पढ़ाई करें, अच्छे से मेहनत करें और अब की बार एक इंस्पेक्टर पोस्ट अपने घर में एक सिक्योर करें। आपकी इंस्पेक्टर पोस्ट आपकी है और भाई आपकी मेहनत से आपको मिलेगी, इसीलिए लगातार पढ़ते रहें, मेहनत करें और ऑफर का लाभ जरूर आज उठा सकते हैं। आ जाते हैं दोबारा से अपने नोटिफिकेशन पे। तो नोटिफिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपके सामने हैं। एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाले हैं वो 24 तारीख से हो चुके हैं, यानी कि कल से ही हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो 24 जुलाई आपकी रखी गई है और आपको ध्यान रखना है कि रात 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो, उसके बाद में नहीं भर सकते। मैं आपसे कहूंगा कि आपको 24 जुलाई नहीं 20 जुलाई का भी वेट नहीं करना है। आपको जैसे ये वीडियो देखी आपने, आपको फॉर्म फिल कर देना है, कभी भी कीजिए बढ़िया से, क्योंकि कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। करेक्शन की जो डेट्स मिल रही है इस पर विशेष ध्यान देना है। 10 अगस्त से और 11 अगस्त के बीच में आपको करेक्शन करने का टाइम मिलेगा। 11 अगस्त रात 11 बजे तक आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई टीयर 1 का जो एग्जामिनेशन बताया गया है, जैसे कि आप जानते हैं कि सीजीएल का पेपर 2 टीयर में होता है, टीयर 1 टीयर 2, दोनों के बारे में जानकारी इस वीडियो में आगे आपको मिलेगी। सितंबर अक्टूबर में आपका पेपर है। मान के चलिएगा कि आपका लगभग 20 सितंबर के अप्रॉक्स पेपर शुरू होगा, 2-4 दिन इधर या 2-4 दिन इधर। और टीयर 2 का जो एग्जामिनेशन है आपका, वो आपका दिसंबर में होगा और दिसंबर के मिड में आपका एग्जाम लगभग मान के चल सकते हैं आप। बाकी आप तैयारी स्टार्टिंग के हिसाब से कीजिए, जैसे कि 1 दिसंबर से आपका एग्जाम होने वाला हो। एप्लीकेशन फी जो होती है वो 100 रुपए होती है आपकी, लेकिन जो SC ST तथा फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं ये सब के सब आपके फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उनकी कोई फीस नहीं लगती है। बाकी जनरल और OBC के मेल कैंडिडेट्स के लिए जो फीस रखी गई है वो आपकी 100 रुपए रखी जाती है। तो ये आपका टोटल इस तरीके से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनका विशेष ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे कि आप जानते हैं एग्जाम का नाम है SSC CGL। SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, CGL यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। तो CGL, तो G जो है वो ग्रेजुएट को दिखाता है, तो इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप अभी एट प्रेजेंट आपका रिजल्ट आपके पास में हो। अगर आप अभी फाइनल ईयर में आपने एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट अब तक नहीं आया, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन जो रिजल्ट की डेट है वो आपकी कब से पहले होनी चाहिए? 1/8/2024 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यानी कि 1/8/2024 से पहले अगर रिजल्ट नहीं आया तो फिर आपकी गड़बड़ है। और यहां पे एक कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि सर रिजल्ट आ जाना चाहिए या डिग्री अपने हाथ में आ जानी चाहिए। तो मेरे भाई रिजल्ट जनरेट होना चाहिए 1/8/2024 से पहले। डिग्री आप अपने कॉलेज से जब भी चाहते हैं जब जाके ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको डिग्री लेने की जरूरत पड़ेगी। तो इस बात को एकदम क्लियर कट रखें अपने माइंड में, कोई डाउट इस बात में नहीं रहना चाहिए कि अपीयरिंग वाले भर सकते हैं, रिजल्ट 1/8/2024 से पहले आना चाहिए। अगर हम आगे बात करें एज लिमिट की, तो लगभग आप कह सकते हैं कि 18 से लेके और 30 साल तक के लोग फिल कर सकते हैं। हालांकि एक पोस्ट ऐसी भी है JSO की जो आपकी पोस्ट होती है, ठीक है। सो JSA की जो पोस्ट होती है उसमें आप 32 साल तक की एज तक कर सकते हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज आप 18 से 30 मान के चलिए। बाकी एक एक पोस्ट का मैं अलग से भी आपको बता दूंगा। तो जो 18 से 27 लिमिट है जिनकी, वो बच्चे कब के होने चाहिए भाई? वो 2/8/1997 से पहले के नहीं होने चाहिए और 1/8/2006 से बाद के नहीं होने चाहिए। जिनकी 20 से 30 एज है जिन पोस्ट की, वो आपके कैंडिडेट जो है वो 2/8/94 से पहले के नहीं होने चाहिए और 1/8/2004 के बाद के नहीं होने चाहिए। 18 से 30 वाले 2/8/1994 से पहले के नहीं होने चाहिए और 1/8/2006 से बाद के नहीं होने चाहिए। जो भी पोस्ट है आपकी, जो एज लिमिट है 18 से 32, उसमें कैंडिडेट जो है वो 2/8/92 से पहले का नहीं हो और बाद किसका नहीं हो? 1/8/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी टोटल डिटेल है, किस पोस्ट के लिए क्या एज लगती है वो आप नोटिफिकेशन में जाके और अच्छे से चेक कर सकते हैं। बाकी वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इनमें से किसी भी फ्रेम में आते हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई 1% भी दिक्कत परेशानी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बाकी भाई जो एज की डेट रखी गई है वो 1/8/2024 रखी गई है, यानी कि जो भी एज आपकी काउंट करेंगे किस डेट के हिसाब से कर रहे हैं? 1/8/2024 के हिसाब से काउंट होगी। बाकी मेरे भाई एज रिलैक्सेशन जो मिलता है, OBC को 3 साल का मिलता है, SC ST को 5 साल का मिलता है। बाकी ESM वगैरह और उन सबको अपने हिसाब से जो है उनको सबको मिलता है। 8 साल 10 साल 15 साल तक का रिलैक्सेशन है। जो एक्स सर्विसमैन होते हैं वो 3 साल उनकी भर्ती जो ड्यूरेशन है ड्यूटी का, उसमें से काटने के बाद में जो बचता है उसको लगा देते हैं, ठीक है।
उसके अलावा सर्टिफिकेट डेट्स को लेके बच्चों के अंदर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। तो मेरे भाई एससी का, एसटी का या ओबीसी का आपका सर्टिफिकेट है, पहली बात ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए होने चाहिए क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है। दूसरी बात आपके भाई ये 24/7/2024 से पहले के होने चाहिए, यानी कि लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है उससे पहले आपका एप्लीकेशन, जो आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो बना हुआ होना चाहिए, और वो 3 साल से पुराना भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि 5 साल पुराना है, तो 3 साल मैक्सिमम है, और लास्ट आपका क्या है 24/7/2024 के हिसाब से होना चाहिए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस जो आपका होता है वो इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्जाम लिया जा रहा है। तो इसी फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस एग्जाम भी आपको जरूर, मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको जरूर बनवा लेना है, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई जो आपको मैंने बताया था कि कुछ कुछ पोस्ट होती हैं, आप देखोगे कि ये जो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है जिसमें 44,900 आपका बेसिक पे होता है, ये बेसिकली 20 से 30 साल लगभग सब में, और 18 से 30 साल की एज है इनमें, ठीक है। तो जो 44,900 आपका बेसिक पे होता है, 4600 आपका ग्रेड पे होता है इन पोस्ट में, जैसे कि एएसओ की पोस्ट हो गई, ठीक है, ज्यादातर एएसओ की पोस्ट है इसमें। उसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, प्रिवेंटिव वगैरह हो गए। इन सब में जो एज लिमिट है वो आपकी 18 से 30 है। हालांकि जो एएसओ की पोस्ट है उनमें ज्यादातर 20 से 30 आपकी एज होती है। तो इंस्पेक्टर वाली में 18 से 30 होती है, एएसओ वाली में 20 से 30 होती है। हालांकि जो आईबी का एएसओ है उसमें भी 18 से 30 आपकी पोस्ट एज लिमिट होती है, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे ज्यादातर में 18 से 30 आपको दिखेगी या 20 से 30 आपको दिखेगी, ठीक है। जो सब इंस्पेक्टर होता है सीबीआई का, उसकी एज लिमिट 20 से 30 साल होती है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। बाकी ये सारे मिनिस्ट्री दे रखी हैं, इसमें कई अच्छी पोस्ट हैं। एएफएचक्यू एक अच्छी पोस्ट है जिसको लोग कम चर्चा करते हैं, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में जो पोस्ट होती है आपकी, बढ़िया नौकरी है, बढ़िया जॉब है, ये भी अच्छी पोस्ट है, आप इसका भी देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई पे लेवल 6 जो होता है, यानी कि 4200 ग्रेड पे जिसको हम बोल देते हैं, 35,400 जिसका बेसिक पे होता है आपका, इसमें जो ज्यादातर पोस्ट है उसमें आप देखोगे 18 से 30 साल है। बस आपकी एक होती है जेएसओ, जो मैंने शुरुआत में बताया था आपको, जेएसओ में जो एज लिमिट होती है वो 18 से 32 साल होती है। तो यही एकमात्र पोस्ट है जिसमें 32 साल तक की आपकी एज देखी जाती है। इसके अलावा जो पे लेवल 5 की पोस्ट है, ज्यादातर जो 2800 ग्रेड पे आपका रहता है, ठीक है, तो 29,200 इसका बेसिक पे होता है। इस ग्रेड पे में आप आके क्या देखोगे कि यहाँ पे आपको 18 से 27 तक की एज है। इसके अलावा 25,500 का जो बेसिक पे 2400 ग्रेड पे जो आपका होता है, इसमें जो आपकी पोस्ट है उसमें 18 से 27 ही आपकी एज लिमिट है। तो एज लिमिट किस पोस्ट की कितनी है वो मैंने आपको डिटेल में बता दी है। इस वीडियो में आप डिटेल में जानोगे किस पोस्ट के लिए मेडिकल चाहिए, किस पोस्ट के लिए फिजिकल चाहिए, ये सारी चीज भी आप जरूर जानोगे। अब कुछ टॉप पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि एएसओ इन एमईए हमेशा से फेवरेट रही है लोगों की। इसके अलावा एक बहुत अच्छी पोस्ट एएसओ इन ईडी रहती है। इसके अलावा एएसओ इन आपकी जो इलेक्शन कमीशन है उसकी भी कट ऑफ काफी हाई जाती है। उसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बहुत अच्छी पोस्ट है, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया। एएसओ इन रेलवेज कम चर्चा वाली पोस्ट है लेकिन बहुत अच्छी जॉब है भाई अपने आप में, ठीक है। एएसओ इन सीएसएस बहुत गजब की जॉब है, होम मिनिस्ट्री में एक बढ़िया पद पे काम करने का अवसर आपको देती है एएसओ इन सीएसएस पोस्ट। इसके अलावा ईडी मैंने बता ही दिया। एग्जामिनर एक अच्छी पोस्ट है, थोड़ा दूर रहना पड़ता है घर से लेकिन वैसे अच्छी पोस्ट है, समझ रहे हो। उसके अलावा एएसओ इन आईबी भी अच्छी पोस्ट है, और आपकी प्रिवेंटिव ऑफिसर भी अच्छी पोस्ट है, ठीक है। और एसआई इन सीबीआई बड़े रुतबे की जॉब है। सीबीआई तो सीबीआई है ना, सीबीआई और ईडी ये तो आजकल लोगों की फेवरेट वैसे ही बन गई है, किसी को भी उठा लो ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है, लोगों को लगता है बस, ठीक है। बाकी एक बड़ी चीज ये है कि एएसओ की जो एडब्ल्यूओ की जो पोस्ट है आपकी वो हटा दी गई है। डब्ल्यूओ की पोस्ट जो कि 4800 ग्रेड पे की होती थी, ये एसएससी सीजीएल के अंदर एकमात्र गजेटेड पोस्ट थी। तो डब्ल्यूओ का जो एग्जाम होता था, अब की बार आप नोटिफिकेशन अगर ध्यान से चेक करोगे तो आप पाओगे कि डब्ल्यूओ का ना तो ये दिया गया कि एग्जाम होगा, ना ही उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसका मतलब है कि वो पोस्ट आपकी कंप्लीटली हटा दी गई है एसएससी सीजीएल के एग्जाम से। 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या हुआ था, डब्ल्यूओ का एग्जाम लिया गया था, डब्ल्यूओ का फॉर्म भराए गए थे, सब कुछ किया गया था, वैकेंसीज भी थी, लेकिन फाइनल कट ऑफ जब आई थी तो फाइनल कट ऑफ में डब्ल्यूओ को 000 रहा था, यानी कि किसी भी बंदे को डब्ल्यूओ की पोस्ट पर सेलेक्ट नहीं किया गया था। तो फाइनली अब की बार एसएससी उसका एग्जाम ही नहीं ले रही है। उस टाइम पे मैंने खुद भी क्रिटिसाइज करा था कि मेरे भाई अगर तुम्हें इस पोस्ट के लिए लोग चाहिए ही नहीं थे तो एग्जाम क्यों कराया। जिन बच्चों ने डब्ल्यूओ की तैयारी के चक्कर में अपने मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग को कम टाइम दिया उनका तो नुकसान हो गया, नहीं तो उतने टाइम में वो करते। तो अब की बार एसएससी ने मेरी बात सुन ली और एसएससी ने डब्ल्यूओ के लिए एग्जाम का ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है। तो एग्जाम डब्ल्यूओ का अब एसएससी सीजीएल में नहीं होगा,
ये एकमात्र गजेटेड पोस्ट जो थी वो हटा दी गई है। अब आप कहोगे कि क्या सीजीएल से गजेटेड नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। जैसे ही आपका एसएससी सीजीएल से सिलेक्शन होता है, मान लीजिए आप एएसओ बन जाते हैं, अगले लगभग 3 साल 4 साल के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं एसओ का एग्जाम देने के लिए। एसओ यानी कि सेक्शन ऑफिसर का डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। अगर आप वो एग्जाम देते हो तो एग्जाम क्वालिफाई करके आपका सीधे प्रमोशन हो जाता है और आप एसओ बन जाते हो। एसओ जिसका ग्रेड पे 4800 होता है, जो कि गजेटेड रैंक अपने आप में मानी जाती है। गजेटेड रैंक का मतलब होता है राजपत्रित अधिकारी। भारत का जो जो गैजेट होता है उसमें आपका नाम होता है, ठीक है। सो राजपत्रित अधिकारी बोले जाते हैं। जगह जगह पे जहां पे भी आपके फॉर्म अटेस्ट करने होते हैं वहां पे आपके साइन चल सकते हैं, तो वो पोस्ट आप पा सकते हो डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू, या फिर आप 5 से 6 साल का वेट कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको प्रमोशन भी मिल जाता है आपके सीनियोरिटी के बेस पे, ठीक है। तो ये पोस्ट फाइनली आपकी हटा दी गई है, तो इस पोस्ट पे एकदम कट्टा मार देना मेरे भाई, ठीक है। अब एक बार बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है भाई। पहले टीयर 1 होता है, फिर टीयर 2 होता है। टीयर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है, 50 नंबर रीजनिंग के, 50 मैथ्स के, 50 इंग्लिश, 50 जीएस, सबके 25-25 क्वेश्चन होते हैं। 1 घंटे का टोटल आपके पास टाइम होता है। टीयर 2 जो होता है 130 टोटल क्वेश्चन होते हैं, 390 टोटल मार्क्स होते हैं। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस अलग से होते हैं जो कि 60 नंबर के होते हैं, जो कि अपने आप में क्वालिफाइंग होते हैं। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट भी आपका होता है। कैसे कैसे होता है, तो टीयर 1 आप देखोगे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 50-50 मार्क्स होते हैं, 1 घंटे का टाइम होता है। 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन सही करने पर 2 नंबर मिलते हैं, एक क्वेश्चन गलत करने पर आधा नंबर काट लिया जाता है। इसके अलावा ध्यान देंगे ये पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। हालांकि एसएससी के द्वारा इसका एक अलग से कट ऑफ जारी किया जाता है, जैसे कि 2023 में लगभग 150 कट ऑफ गया था। 2022 के अंदर आपका जो कट ऑफ गया था लगभग 114 था। क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा होती है तो कट ऑफ कम जाता है। अब की बार कट ऑफ मान के चलिएगा अराउंड 130, बाकी पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर पेपर बहुत आसान हो गया तो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो गया तो हो सकता है नीचे भी आ जाए, तो 130 समथिंग आप कट ऑफ मान के चल सकते हैं, ठीक है। फिजिकल रिक्वायर्ड नहीं होता है इसमें, मतलब टीयर 1 के बाद में कोई फिजिकल नहीं होता है। फिजिकल कब होता है, कैसे होता है, वो सब आपको बताऊंगा मैं। टाइपिंग टेस्ट आपका कंपलसरी होता है, जो कि टीयर 2 के टाइम पे होता है, और हर पोस्ट के लिए लगभग आपको 28 की टाइपिंग स्पीड है लगभग जो आपको चाहिए होती है ऑन एन एवरेज, ठीक है। बाकी हर पोस्ट के लिए कुछ कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए अलग अलग भी होती है। इसके अलावा अगर आप टीयर 2 की बात करें तो आप पाओगे कि मैथ्स है 30 क्वेश्चन होते हैं, 90 नंबर होते हैं। रीजनिंग 30 क्वेश्चन, 90 नंबर। एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर काट लिया जाता है। 1 घंटे का टाइम इस दोनों सेक्शन के लिए होता है। बिना किसी ब्रेक के ऑटोमेटिकली अगला सेक्शन शुरू हो जाता है, जिसमें 45 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। 45 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 135 नंबर आपके मिलते हैं टोटल इसमें, ठीक है। यानी कि बाकी सब्जेक्ट एक तरफ और इंग्लिश अकेला एक तरफ। इतना बड़ा रोल है। और इंग्लिश के लिए मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, इंग्लिश रामबाण और इंग्लिश का वीओडी बैच आपके 50 में से 50 और 135 में से 135 नंबर की गारंटी है मेरे भाई, गारंटी है। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो 135 आपके यहां पे नंबर हैं आपके। जीके जीएस के 25 क्वेश्चन होते हैं, 75 नंबर, और कंप्यूटर जो कि क्वालिफाइंग है 20 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर। अब आप यहां पे पाओगे कि 2 पेपर आपके लगे हुए हैं, एक है आपका स्टैटिस्टिक्स का, एक है आपका फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का। क्योंकि डबल का पेपर हट गया तो अब की बार ये नहीं है, ये टीम ने डाल दिया है, लेकिन मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं एकदम कि क्योंकि डबल का एग्जाम आपका नहीं होना है तो आपको ध्यान देना है। डबल के हट जाने की वजह से अब आपका ये वाला पेपर जो है, पेपर 3 जो है ये नहीं होगा, डबल वाला क्योंकि हट चुका है। तो इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल दी सेक्शंस ऑफ पेपर 1। ये जो आपका पेपर 1 है ये वाला, इसके सारे सेक्शंस को करना पड़ेगा। यानी मैथ्स रीजनिंग को मिला के क्वालिफाई करना पड़ेगा, इंग्लिश जीके जीएस को मिला के क्वालिफाई करना पड़ेगा। एक में बहुत नंबर ले आओ और एक में कम रह जाओ, ये नहीं चल पाएगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई मेडिकल और फिजिकल किन किन पोस्ट के लिए होता है, बहुत बच्चों का डाउट रहता है। हजारों मैसेजेस आते हैं कि सर ये किस किस पोस्ट के लिए होता है। ध्यान देंगे, सेंट्रल एक्साइज का जो आपका इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर में होता है, एग्जामिनर में होता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए होता है। ये जो आपका इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है सीबीएन वाले, इनके लिए होता है। सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन एनसीबी वगैरह एमएचए का जो होता है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर सीबीआई और एनआईए, इन सब के लिए आपके मेडिकल और फिजिकल होते हैं, ठीक है। बाकी आपकी जितनी भी एएसओ की पोस्ट है उनमें मेडिकल फिजिकल नहीं होते हैं। बहुत मतलब माइनर सा मेडिकल एक बार जाके आपको बनवाना पड़ता है, सर्टिफिकेट छोटा मोटा, बाकी कुछ और नहीं होता है। कोई उसमें जरूरत नहीं है बेसिकली मेडिकल की। ये डिपार्टमेंट के द्वारा मेडिकल और फिजिकल लिए जाते हैं, यानी कि सिलेक्शन से पहले ये मेडिकल नहीं होते हैं, सिलेक्शन के बाद होते हैं। ये खास बात है नोट करने वाली। जैसे सीपीओ का आपका मेडिकल होता है, वो क्या होता है, सिलेक्शन से पहले मेडिकल होता है। पहले मेडिकल होगा, आप फिट हैं तो ही सिलेक्शन है। यहां पे पहले सिलेक्शन हो जाता है,
और सिलेक्शन के बाद में फिर आपका मेडिकल और फिजिकल होता है, यानी कि जस्ट फॉर्मेलिटीज है, उससे बहुत लोग बाहर नहीं होते या कोई बाहर नहीं होता कह दूं तो, ठीक है। बाकी फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, 157.5 आपको हाइट चाहिए। बाई चांस अगर ऐसा है कि आपकी हाइट वगैरह कम है और आपने जबरदस्ती वो पोस्ट ले ली, फिर बाद में बाहर होने की बात आ रही है, तो वो आप ना करें, इसीलिए जान लेना आपके लिए जरूरी है। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम इन चीजों का विशेष ध्यान देंगे। तो जो आपके मेल कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड ये है कि 157.5 आपकी हाइट चाहिए, 81 सेंटीमीटर आपका बेसिकली चेस्ट चाहिए, जो कि एक्सपेंड करने के बाद है, यानी कि 5 सेंटीमीटर इसमें से कम कर सकते हैं, फुली एक्सपेंडेड विथ अ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि नॉर्मल में आपकी 76 चल जाएगी और फुलाने के बाद में 81 चाहिए आपकी, है ना। इसके अलावा हाइट भी रिलैक्सेशन मिल जाता है, जो आसाम के हैं, गोरखा हैं, जो घरवाली हैं, इन सब लोगों को। फिजिकल टेस्ट आपका क्या होता है, वॉकिंग है 1600 मीटर 15 मिनट में, साइकिलिंग है 8 किलोमीटर 30 मिनट में, ठीक है। साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स का फिजिकल जो है वो क्या है, 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, वजन जो है 48 किलोग्राम चाहिए भाई, ऐसा ना हो कि वजन कम रह जाए, ठीक है। खा पी लिया करो ठीक से। बाकी हाइट में रिलैक्सेशन भी है। फिजिकल टेस्ट वो है जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, इन्हीं डिपार्टमेंट्स के लिए, इन्हीं जॉब्स के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। इतना तो चुगली करते करते भी चले जाएंगे, है ना। ये मुझसे किसी ने कहा था, इसीलिए मैंने ये बात बोली है कि 1 किलोमीटर 20 मिनट में जाना है, तो इतना तो चुगली करते करते भी निकल जाएंगे। तो 3 किलोमीटर 25 मिनट में जोक सपाट आसानी से हो जाता है। ये सब चीजें जस्ट फॉर्मेलिटीज हैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। 3 किलोमीटर 25 मिनट में साइकिलिंग यहां पे भी आपकी एप्लीकेबल नहीं है, कौन सी पोस्ट के लिए, सीबीएन के लिए, ठीक है। उसके अलावा मेरे भाई पोस्ट ऑफ सेंट्रल मतलब इंस्पेक्टर जो एक्साइज है, एग्जामिनर है, प्रिवेंटिव है, ठीक है। ये डिसेबिलिटीज विल हैव टू मीट द फिजिकल स्टैंडर्ड्स, हाइट, चेस्ट, वेट एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर देयर रेलेवेंट पोस्ट, ठीक है। तो जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले पर्सन होते हैं उनके लिए भी अलग से चीजें दे रखी है, उन सबको आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो वॉकिंग टेस्ट है, ठीक है, इंसिस्टेड इन केस ऑफ ओएल, ये जो भी चीजें अलग अलग कैटेगरी के लिए दे रखी है, ठीक है। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दे रखा है जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के लिए अलग से दे रखा है, जहां पे हाइट 165 है, वुमेन की 150 है, रिलैक्सेशन जो दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर का ही है, चेस्ट 76 सेंटीमीटर चाहिए विथ एक्सपेंशन, यानी कि चेस्ट कम चाहिए, हाइट ज्यादा चाहिए। इन लोगों को पतले पतले लंबे लंबे लोग चाहिए, है ना, जो कि जाके कहीं पे भी दावा बोल दें। विजन, इनको आई साइट का भी ध्यान देंगे भाई। आई साइट को लेके बच्चों को डाउट रहता है। पहली बात, अगर आप चश्मे लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इश्यू सीपीओ में होता है, सीजीएल में कोई इश्यू नहीं है। चश्मे के साथ में आपकी एक आंख में जो आई साइट है वो 6/6 चाहिए और दूसरी आंख में 6/9 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में 6/6 है, बहुत अच्छा है। बिना चश्मे के 6/6 है तो और भी अच्छा है, लेकिन चश्मे के साथ में चले कोई दिक्कत नहीं है। नियर विजन 0.6 चाहिए वन आई में और दूसरी में 0.8 चाहिए, ठीक है। तो आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। अगेन यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, जो कि अगेन एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके लिए मांगा गया 170 हाइट चाहिए, वुमेन की 150 चाहिए, चेस्ट 76 ही चाहिए और आई में सेम है जैसे उसमें था। बाकी मेरे भाई यहाँ पे ठीक है, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन नार्कोटिक्स और इन सब के लिए भी दिया गया है। तो मैन की 165 चाहिए, 152 चाहिए, हाइट का रिलैक्सेशन भी दे रखा है जिन जिन के लिए होता है, ठीक है। उसके अलावा चेस्ट 76 चाहिए और सेम आई विजन है जैसे वहां पे था, ठीक है, यानी कि विथ और विदाउट उसके। बाकी कलर विजन में थोड़ी सी दिक्कत होती है जिन जिन पोस्ट में ये आपका मेडिकल टेस्ट था उनमें, ठीक है। जिन जिन पोस्ट में मेडिकल टेस्ट था वहां पे कलर विजन का इश्यू आपको आ सकता है, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चश्मे का कोई इश्यू नहीं है, कलर विजन का इश्यू हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा मेरे भाई देखेंगे कि जो प्रोसेस है फॉर्म फिल करने की वो क्या क्या है। तो पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। अगर आपको नहीं पता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो मैंने एक ओटीआर पे सेपरेट वीडियो रैंकर्स गुरुकुल पे बना रखी है, आप वो वीडियो देखें, आपको वहां से पता चल जाएगा। उसके अलावा फॉर्म फिल करने की जब बारी आएगी तो आपको सारी डिटेल्स भर देनी है। पहले से ही डिटेल्स उसमें ऑटोमेटिकली होती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जो कि डाली जा चुकी होती हैं। अब मेन बात जो आती है फॉर्म फिल करते टाइम पे वो आती है कि आप किस किस चीज के लिए कर रहे हैं, क्या क्या है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज है फोटोग्राफ अपलोड करना और सिग्नेचर। फोटो और सिग्नेचर की वजह से सीजीएल नहीं, ये फेज 12 का पेपर, सीपीओ का पेपर और सीएचएसएल का, इनमें बहुत सारे बच्चों के फॉर्म्स कैंसिल हुए हैं, बहुत सारे बच्चों का कैंसिलेशन हुआ है। तो क्या क्या चीजें ध्यान रखें कि आपका फॉर्म कैंसिल ना हो। सबसे बड़ा जो ब्लंडर है वो फोटो का ही है, तो सबसे पहले फोटो की ही हम बात करेंगे। पहली बात, अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास में पुराने जो फोटोग्राफ है उनकी जरूरत नहीं है। तो एसएससी यही कह रहा है कि द कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ। पहले से फोटोग्राफ जो है उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मेरे भाई
एप्लीकेशन मॉड्यूल जो है वो ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपका लाइव फोटोग्राफ कैप्चर किया जाएगा, लाइव फोटोग्राफ कैप्चर किया जाएगा, ठीक है। फॉर दिस पर्पज द कैंडिडेट हैज टू स्टैंड, इस पर्पज के लिए कैंडिडेट को स्टैंड यानी कि खड़ा रहना है, या आप सिट भी कर सकते हो यानी बैठ भी सकते हो, बिफोर द कैमरा, कैमरा के सामने, व्हेन प्रॉम्प्टेड बाय द एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन आपको एप्लीकेशन भरते टाइम पे, या एसएससी का जो एप्लीकेशन है एंड्रॉइड के लिए, जब आपको उस फोटो की जगह पे ले जाएगा तो आपको सीधे खड़े होना है या सीधे आपको आराम से बैठना है, ठीक है। और फॉलो इंस्ट्रक्शंस कौन से, एक ऐसा प्लेस ढूंढना है जहां पे अच्छी लाइट हो और प्लेन बैकग्राउंड हो। बैकग्राउंड में विशेष ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो कि पीछे कोई लाठी टंग रही है, किसी के में झाड़ू रखी है, किसी के में कुछ रखा है। अरे एक दीवार लो, प्लेन दीवार हो, प्लेन दीवार हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीछे ऐसा नहीं हो कि दीवार पे एक तरफ लाल रंग का धब्बा बन रहा है, एक तरफ पीले रंग का धब्बा बन रहा है। मेरे भाई एक प्लेन दीवार अगर बाई चांस आपके घर में नहीं है, ऐसा नहीं हो इधर से सीमेंट उतर रहा है, इधर से कुछ हो रहा है, ऐसी जगह अगर कुछ नहीं है तो एक कपड़ा टांग लेना, अगर नहीं तो बगल वाले घर में चले जाना, उनकी दीवार पर जाके फोटो खिंचा के आ जाना, ठीक है। सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए जाना बगल वाले घर में। इंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो, यानी कि जो कैमरे का लेवल है ना, कई बार बच्चे क्या करेंगे, नीचे कैमरा रख लिया और ऐसे फोटो लेंगे, ऐसे फोटो नहीं लेना है। यानी कि जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन है, अगर आपको फोटो लेना है तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे फोटो ले रहे हो ना, कैमरा का जो लेवल है वो आई लेवल पे होना चाहिए यहाँ पे, अब फोटो आपका एकदम क्लियर आएगा। तो जो कैमरा है वो कहां पे होना चाहिए, एकदम आई के लेवल पे होना चाहिए, इस चीज को विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। इसके अलावा पोजीशन योरसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड, ऐसा नहीं है कि कैमरे को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, अच्छा सा सेल्फी आ रहा है, इधर से मेरी दाढ़ी थोड़ी सी कम है, इधर प्रॉपर दाढ़ी है तो इस एंगल से ले लेते हैं, या फिर इधर की मूंछ टेढ़ी हो जाती है तो इधर से ले लेते हैं, वो सब नहीं करना है, सीधे के सीधे एकदम स्ट्रेट लेना है, ठीक है, सीधे के सीधे स्ट्रेट लेना है। तो आपको डायरेक्टली कैमरे में देखना है। अच्छा, इसके अलावा क्या देना है, इंश्योर दैट योर फेस इज फुली इनसाइड द रेड रेक्टेंगुलर एरिया, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो रेड रेक्टेंगुलर एक एरिया आएगा, रेक्टेंगल बना हुआ, आपका पूरा का पूरा फेस उसके अंदर होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं हो कि रेड में से आधा इधर निकल गया और आधा इधर निकल गया। जो भी रेड एरिया आपका आएगा, रेक्टेंगुलर एरिया बना हुआ आएगा, रेक्टेंगल तो समझते ही होंगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर आपका होना चाहिए, ठीक है। द कैमरा एंड दैट इट इज नीदर टू क्लोज नॉर टू फार, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अंदर ही तो था सर, बस दिख छोटा सा रहा था, इतनी दूर ले जाओ कैमरे को कि फेस बहुत छोटा, ना तो बहुत पास हो ना बहुत दूर हो, यानी कि ठीक डिस्टेंस पे हो, ज्यादा दूर भी नहीं ज्यादा पास भी नहीं। इट शुड कवर द एरिया फुली एंड नो पार्ट ऑफ द फेस शुड बी आउटसाइड द रेक्टेंगल, बार बार कह रहे हैं कि रेक्टेंगल के बाहर कोई पार्ट नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट्स शुड नॉट वियर अ कैप, टोपी वोपी नहीं लगानी है, मास्क नहीं लगाना है, चश्मे वश्मे नहीं लगाने हैं, स्पेक्टिकल्स नहीं लगाने हैं व्हाइल कैप्चरिंग द फोटो। पहले एसएससी यहाँ पर गॉगल्स भी लिखता था, लेकिन गॉगल्स की स्पेलिंग गूगल लिख देता था, तो अब उन्होंने वो हटाई दिया, अब ग्लासेस लिखते हैं और स्पेक्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है। तो एसएससी वाले इस चीज का विशेष ध्यान दे रहे हैं कि स्पेलिंग एरर ये मास्टर पकड़ पकड़ के बार बार बता रहा है, तो प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं, बढ़िया, वेल डन, ठीक है, हटा दिया, अच्छा करा, स्पेलिंग एरर नहीं जाने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। इसके अलावा एक चीज और जो एसएससी ने बार बार एम्फेसाइज करके नोटिफिकेशन में पूरे 3 जगह लिखी है, कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट होते हैं, वो पता क्या करते हैं, लाइव फोटो में अपने फोटो का फोटो खींच देते हैं। एसएससी ने इस बात को लेके स्पेसिफिकली एम्फेसाइज करा है कि आप अपने फोटो का फोटो ना खींचें, आप अपना फोटो खींचें, उस फोटो को आप आगे बढ़ाएं, ना कि फोटो लिया और लगा दिया कैमरे के सामने। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका फॉर्म सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई आपको चांस नहीं मिलेगा। तो ध्यान देंगे, आपके दोनों कान प्रॉपर दिखने चाहिए, चश्मा 1% बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नए नए हेयर स्टाइल नहीं बनाने, ऐसा नहीं करना है कि चलो आज एक काम करते हैं, अभी क्योंकि एसएससी का फॉर्म भरना है, वैसे तो हमारा मन था कि हमें बाला बनना है, बाल सारे उड़ाने हैं, लेकिन अभी तेरे नाम बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो फोटो तेरे नाम का खिंचा के और वहां पे गांधी जी बन के चले जाओ, वो सब नहीं करना है। कोशिश ये करनी है जिस प्रकार का आपका फोटो आपने रखा है उसी प्रकार से आप आगे भी रहते हैं, तो जो आपका एक जनरल लुक है वैसे ही आपको रखना है, ठीक है, वैसे ही लुक में आपको फोटो क्लिक करानी है। दोनों कान विशेष करके दिखने चाहिए, इस बात को ध्यान रखें, जो रेक्टेंगल है उसके बाहर आपका फेस नहीं जाना चाहिए, कान तो बिल्कुल बाहर नहीं जाने चाहिए, ठीक है, कान दिखना बहुत जरूरी है। चश्मा बिल्कुल नहीं लगाना है, चश्मा लगाओगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। फालतू के गहने वहने नहीं पहनने बहुत ज्यादा, कि इतने लंबे लंबे वो नथ वथ डालने पता चले यहाँ पे कुछ है ना, वो सब काम नहीं करने। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखते हुए, इसके अलावा एक आपका पार्ट जो रहता है वो क्या है कि अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हो तो भाई आप जो उनका एप्लीकेशन है उससे कर सकते हैं, फोटोग्राफ वहां से ले सकते हैं। बाकी मेरे भाई एक चीज आपकी जो क्या रहती है वो रहती है
जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर आपके क्लियर होने चाहिए। जो फाइल स्कैन कर रहे हो, जितने केबी में, वहां पे फाइल 20 केबी के करीब मांगी जाती है, उसको ध्यान रखें। रेजोल्यूशन को ध्यान रखें। इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है, मतलब लाइव वही है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जहां पे फोटो के साइज को आप कंप्रेस कर सकते हैं, फोटो के साइज, फोटो का आप रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज करें प्रॉपर ढंग से, अच्छे से करें। सिग्नेचर एकदम क्लियर होने चाहिए, और सिग्नेचर वैसे ही होने चाहिए जो आपके आईडी कार्ड पे है, बाद में नहीं तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो सिग्नेचर जो आईडी कार्ड पे है वैसे सिग्नेचर आपको लगाने हैं। ठीक है, उसके अलावा मेरे भाई आपको अपना मोबाइल नंबर वगैरह ढंग से याद रखना है। और अगर तैयारी को और बेहतर ढंग से आपको करना है तो भाई सीजीएल के लिए स्पेसिफिकली हमारी किताब थी सीजीएल वॉरियर, बेस्ट सेलर है, बहुत जबरदस्त किताब है, प्रैक्टिस के लिए जबरदस्त काम करा हुआ है इसमें, आप इसको ले सकते हैं। बाकी इंग्लिश रामबाण इंग्लिश के लिए कंप्लीट किताब है, जबरदस्त तरीके से। वोकैब की प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो वोकैब प्रैक्टिस बुक 4000 से भी ऊपर वर्ड्स हैं, मतलब क्वेश्चंस हैं इसमें, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। सीजीएल से पहले आप 3 बार भी इसको लगा सकते हैं। बाकी भाई इंग्लिश रामबाण आप जरूर कम से कम 2 बार पढ़ें, 50 में से 50 नंबर आएंगे। थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो इंग्लिश वीओडी बैच ले लें। वीओडी बैच और रामबाण ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जो प्री में 50 में से 50 और मेंस में 135 में से 135 दिलाएगा। यहां पे टारगेट 130 नहीं, यहां पे टारगेट सिर्फ 135 है। बाकी मेरे भाई अगर आप और किताबें देखना चाहते हैं तो वोकैब संजीवनी बहुत अच्छी एक किताब है, इसको भी देख सकते हैं। बाकी मेरे भाई अगर बैच आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आज के लिए ऑफर चल रहा है, अदरवाइज इसकी फीस 699 हो जाती है, आज अभी 499 में मिल रहा है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। लाइव चेकआउट करना चाहते हैं तो ये इंग्लिश का लाइव बैच है, रैंकर्स बैच, जो कि आपका हर 40 दिन पे आता है। अगर आप लाइव मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप यहां पढ़ सकते हैं। और इसी लाइव के साथ में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सबका एक कॉम्बो बैच भी आता है, जिस कॉम्बो बैच की फीस सिर्फ और सिर्फ 2699 रुपए होती है। आप कोई भी बैच ले सकते हैं, जैसे इंग्लिश का वीओडी बैच है वैसे ही मैथ्स का भी वीओडी बैच है, रीजनिंग का भी वीओडी बैच है। जिस तरीके से इंग्लिश की किताबें हैं वैसे ही मैथ्स में भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा मैथ्स की ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक। आपको आदित्य सर मैथ्स लिख दीजिए फ्लिपकार्ट पे, आप ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक लिख दीजिए, आप मैथ्स फॉर्मूला बुक लिख दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ ये सर्च कीजिए, आपको बढ़िया किताब है। सीजीएल से पहले 2-3 बार लगा लीजिए भाई। इधर उधर की आपको राजा रानी वाली किताबें नहीं लेनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मास्त्र लेना है, क्योंकि सारे राजा रानी फेल हो सकते हैं लेकिन ब्रह्मास्त्र कभी फेल नहीं होता है। तो ब्रह्मास्त्र के साथ चलना है, ये राजा रानी छोड़ देने हैं, क्योंकि नकल नकल होती है और अकल अकल होती है। तो बेहतरीन ढंग से आपको मैथ्स को अगर करना है तो ब्रह्मास्त्र पे जाएं। और इसके अलावा मेरे भाई रीजनिंग के लिए रीजनिंग गुरु आप बुक चेकआउट कर सकते हैं। बाकी बैचेज अगर आपको चाहिए तो वीओडी बैचेज आपके ऑफर के साथ में अवेलेबल हैं। कोई भी जानकारी अगर आपको लगता है कि कम रह गई या आपको और चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, सारे के सारे अपडेट्स के लिए, सारी चीजों के लिए। बाकी वीडियो कैसी लगी, थोड़ी सी लंबी लगेगी क्योंकि वीडियो में डिटेलिंग बहुत ज्यादा है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सभी लोगों तक जरूर पहुंचाएं। फॉर्म फिल करने में कोई भी गलती ना करें। आज के लिए और अभी के लिए रखेंगे इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।